हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है इंडिपेंडेंस डे। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज के ही दिन हमारा भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। और तब से लेकर आज तक, आज है 71वां स्वतंत्रता दिवस। तब से लेकर आज तक इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, इतनी समस्याओं को झेलने के बावजूद हमारा देश एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश विकसित देशों के मध्य अपना परचम लहराएगा। बस जरूरत है किसकी? आप और हम जैसे युवाओं को आगे आने की। दोस्तों, आप और हम जैसे युवा ही हमारे देश का भविष्य है। आप और हम जैसे युवा ही हमारे देश और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज आप पूरे दिन में किसी भी एक क्षण, जो भी हमारे साथी बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो हमारे साथी अपने घरों पे रहते हो, पूरे दिन में एक क्षण शहीदों को नमन जरूर करिएगा, जिनकी वजह से आज हम बेफिक्र होकर, स्वतंत्र होकर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं कुछ भी खा सकते हैं और घरों में हम बिल्कुल भी डरे बिना हम रह सकते हैं। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। एक क्षण भी नहीं सोचा और अपनी शहीदी दे दी, खून की नदियां बहा दी। दोस्तों, उनसे ही हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और हमें भी सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, ना तो हम किसी जिले से आते हैं, ना ही हम किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम भारत से बिलोंग करते हैं। हम सभी भारतीय हैं, चाहे उत्तर को लीजिए, चाहे आप दक्षिण को लीजिए, चाहे आप पूरब को लीजिए, चाहे आप पश्चिम को लीजिए, भारत एक है। हम सभी भारतीय, ना कोई असम का है, ना कोई यूपी का है और ना ही कोई एमपी का है। इसीलिए हमें भी सबसे पहले अपने बारे में ना सोचकर, अपनी फैमिली के बारे में पहले ना सोचकर, हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जब वो शहीद बलिदान कर सकते हैं हमारे लिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता से रह सके, केवल हमारे लिए उन्होंने अपनी शहीदी दी, इस देश के लिए शहीदी दी, तो हम देश के विकास के लिए कुछ कार्य तो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकता अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। दोस्तों, सेना में आप आए दिन सुनते होंगे, सेना में जितने जवान हैं, हमारे नौजवान, आए दिन उनके शहीद होने की हमें खबर सुनाई देती रहती है। बॉर्डर पे रह के वह भी अपने बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि एक सेकंड बाद क्या हो जाएगा, एक सेकंड बाद हम कहाँ रहेंगे, हम धरती पर रहेंगे या हम नहीं रहेंगे। वो इतना ज्यादा बलिदान देके अपने हृदय को एकदम कठोर बना के अपने घरों से जाते हैं और घरों से जाने के बाद वो वहां पर तैनात होते हैं और आप देखते हैं आए दिन किसी ना किसी जवान की हमारी अर्थी उठती रहती है। तो मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करना चाहूंगी कि आप और हम हमारे देश की रीढ़ हैं। हमें अपने देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, अपने विकास के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा। भारत देश, हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए, बहुत गर्व होता है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत में जन्म लिए हैं। बस आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप पूरे दिन में उन्हें जरूर नमन कीजिएगा, उन शहीदों को जरूर नमन कीजिएगा जिन्होंने अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, अपने जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं की और खून की नदियां बहा दी, केवल हमारे बेहतर भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बोलूंगी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और बता दूं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको वीडियो के अंत में एमपी के 10 फैक्ट आपको मिले थे, वैसे इस वीडियो में भी आपको 10 फैक्ट मिलेंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको वो रटने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, इसमें आप एक क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में रीवा पन्ना के पठार का हिस्सा क्या है, या कितना प्रतिशत है रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे आंसर इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति तो वही मैंने बताया, प्रीलिम्स में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मेंस में आपको ये पूछी जाती है, आप पेपर में देख सकते हो। फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन, उसमें आपको ये सारी चीजें पूछता है, ठीक है। तो स्थिति की बात करें तो रीवा पन्ना का पठार है 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश
अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ओके, अगर हम रीवा पन्ना के पठार के अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है विंध्य कलकारी क्षेत्र। विंध्य क्यों? विंध्य क्षेत्र नाम अगर आप एमपी के होंगे तो ऑब्वियसली जानते होंगे, और अगर नहीं भी है तो रीवा पन्ना का पठार जो है वो विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर विंध्याचल पर्वत भी है और वहां पर व्हाइट टाइगर सबसे पहले इसी क्षेत्र में मिला था और उसका नाम विंध्या रखा गया था। ठीक है, इस कारण से भी इस क्षेत्र को विंध्य क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि उसका जो नाम विंध्या रखा गया था उसके पहले भी इस क्षेत्र का नाम विंध्य प्रदेश था और वो था विंध्याचल पर्वत के कारण। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में, विंध्याचल देवी का नाम सुना होगा, वो उसी पर्वत के नाम पर विंध्याचल देवी का भी नाम रखा गया है जो कि यूपी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है रीवा पन्ना का पठार। आप देखेंगे मैप में, देखिए मैं बताती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप सबसे पहले मैप लेके बैठेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैप में देखेंगे आपको तो कर्क रेखा आपको हल्की सी एक डॉट लाइन आपको उसमें दिखाई देगी, तो आप देखेंगे कि रीवा पन्ना का पठार और उसके दक्षिण में देखेंगे तो आपको कर्क रेखा नजर आएगी, मतलब कर्क रेखा के उत्तर में रीवा पन्ना का पठार अवस्थित है। आगे चलते हैं, हम जलवायु देखते हैं, जलवायु आखिर कैसी है। तो रीवा पन्ना के पठार का अगर तापमान की बात करें, एवरेज तापमान है 40 से 42.5 डिग्री सेल्सियस के बीच और वर्षा यहाँ पर होती है 125 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, वर्षा यहाँ पर ठीक ठाक होती है, ठीक ठाक बात करें। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी और कुछ मात्रा में आपको कहीं कहीं पर काली मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम चट्टानों की बात करते हैं। चट्टानों में यहाँ पर पाई जाती है कुड़प्पा। यहाँ की चट्टानें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, कुड़प्पा और विंध्यन शैल समूह। ओके, कुड़प्पा के बारे में पहले आप बता दूं आपको, कुड़प्पा जो है वो किसी स्पेशल चट्टान का नाम नहीं था, जैसे आप दक्कन ट्रैप पढ़ते होंगे, ठीक है, बेसार चट्टानें पढ़ते होंगे, वैसा इसका नाम नहीं था। आंध्र प्रदेश में है एक कुड़प्पा नामक जिला, आंध्र प्रदेश में है एक कुड़प्पा नामक जिला और उस जिले में जो चट्टान पाई जाती है उस चट्टान में पाया जाता है हीरा। आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा नामक जिला है वहां पर जो चट्टान पाई जाती है उन चट्टानों में पाया जाता है हीरा, और सेम वही चट्टान पाई जाती है रीवा पन्ना के क्षेत्र में, अर्थात पन्ना जिले में सेम वही चट्टान पाई जाती है और उस चट्टान में भी प्राप्त होता है हीरा। तो उसी आंध्र प्रदेश का जो जिला था कुड़प्पा, उसी जिले के नाम पर इस चट्टान का नामकरण कर दिया गया है कुड़प्पा चट्टान। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? कहीं पे भी आपको कुड़प्पा चट्टान मिले देखने को तो ये समझ जाना कि ये हीरा का भंडार है। तो कुड़प्पा जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है और विंध्यन बताने की जरूरत है, विंध्य क्षेत्र में, और उसके अलावा पर्वत के कारण इसका चट्टान का नाम विंध्य शैल समूह रखा गया है। और ये जो चट्टान है ये चूना पत्थर के लिए फेमस है, चूना पत्थर का भंडार इसमें होता है। आप रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्रों में जाओगे, कैमूर, कटनी, सतना के आसपास जाओगे तो आपको चूना पत्थर की बहुत सारी माइंस देखने को मिलेंगी। तो वो कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? वो पाई जाती है विंध्य शैल समूह की चट्टानों में। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब नदियों की बात करते हैं। रीवा पन्ना के पठार में अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर नदियां हैं केन, टोन्स, टोन्स को टवस नदी भी कहा जाता है, सोनार और उसके अलावा बीहड़। ठीक है, कई सारी छोटी छोटी नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। जिले की बात कर लेते हैं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले शामिल किए जाते हैं। रीवा, सतना, आप मैप में देखेंगे रीवा मिलेगा, उसके उत्तर पश्चिमी भाग में देखेंगे सतना मिलेगा, फिर पन्ना मिलेगा और फिर दमोह मिलेगा। ठीक है, देखिए रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, यही जो पन्ना जिला है यहाँ पर कुड़प्पा चट्टान पाई जाती है। जो पन्ना तो सभी जानते हैं विश्व प्रसिद्ध है हीरे की खान के लिए सॉरी, पन्ना जिला विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया, छोटा ही चैप्टर था रीवा पन्ना का पठार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये अच्छे से नोट्स बना लेंगे। और फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप एक नोट्स बनाएंगे अलग से, या फिर आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें पीछे ही आप उन फैक्ट को नोट करते जाएंगे। तो कल मैंने 10 फैक्ट लिखाए थे आपको, अब अगले 10 फैक्ट आप उस पर नोट करिए। फर्स्ट लिखिए, राज्य में ऋतु वेधशाला, राज्य में ऋतु वेधशाला।
और डैश करके लिखिए इंदौर। मध्य प्रदेश की देखिए मौसम की जानकारी लेने के लिए वेधशाला तैयार की जाती है, तो मध्य प्रदेश में मौसम की जानकारी के लिए ऋतु वेधशाला कहाँ पर तैयार की गई है? इंदौर में। ठीक है, देखिए फैक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी में भी आते हैं, और स्पेशली जो व्यापम एग्जाम लेता है, व्यापम के एग्जाम्स की अगर आप एमपी देखोगे अगर आप पेपर में, तो वो एमपी पीसीएस से ज्यादा आपको टफ दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए उसके मद्देनजर आपको कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी एमपी में। ठीक है, गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। ज्यादातर फैक्चुअल चीजें ही पूछता है, लेकिन टफ पूछता है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड लिखिए, राज्य का जंतर मंतर। राज्य का मतलब मध्य प्रदेश राज्य में जंतर मंतर कहाँ पर है? राज्य का जंतर मंतर, और डैश करके लिखेंगे उज्जैन, डैश करके लिखेंगे उज्जैन। अगला लिखेंगे सफेद शेरों की भूमि, सफेद शेरों की भूमि। सफेद शेर रीवा पन्ना के पठार में ही पाए गए। सबसे पहले किस जिले में पाए गए थे? रीवा में, सबसे पहले रीवा में। इसीलिए एशिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी भी आपकी सतना जिले में खुली है। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो सतना से वो ज्यादा दूर है, और रीवा से व्हाइट टाइगर सफारी की दूरी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन आता है जो जिला वो है सतना। ठीक है, तो सफेद शेरों की भूमि और डैश करके लिख लेंगे रीवा। अगला लिखेंगे मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम न्यायालय की शुरुआत। मध्य प्रदेश सॉरी राज्य के ग्राम न्यायालय की शुरुआत, और डैश करके लिखेंगे, डैश करके लिखेंगे 26 जनवरी 26 जनवरी 2001 में नीमच के झातला में, झातला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया राज्य में? तो ये किया गया था झातला नामक ग्राम में, और झातला ग्राम किस जिले में है? नीमच जिले में है। और ये कब स्थापित किया गया? 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, ये देखिए मैं दो चीजें बताऊंगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है ये चीजें, तो आप ये लिख लिए। एक बार रिपीट कर रही हूँ, राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय या राज्य के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना, डैश करके लिख लेंगे 26 जनवरी 2001 में नीमच के झातला नामक गांव में। हो गया। अब अगला पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे देश के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना। अभी आपने क्या पढ़ा? राज्य के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना पढ़ा। अब अगला पॉइंट डालेंगे देश के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना, देश के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना। देखिए देश का भी जो पहला ग्राम न्यायालय था ना, वो भी एमपी में ही खोला गया था, मध्य प्रदेश में ही खोला गया था। और वो कब खोला गया था? 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को भोपाल के बैरसिया में, बैरसिया। ठीक है, तो ये है एमपी का और ये है देश का। देश का 2 अक्टूबर 2009 को भोपाल के बैरसिया में खोला गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे भारत भवन के वास्तुकार, भारत भवन के वास्तुकार। देखिए भारत भवन के लिए आपको परेशान नहीं होना है, भारत भवन जब हम चलेंगे साहित्य में तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, साहित्य क्या, राजनीति में। तो लिख लिया आपने भारत भवन के वास्तुकार, और डैश करके लिखेंगे उसमें चार्ल्स कुरियन, चार्ल्स कुरियन। कहीं कहीं पर आपको कोरिया भी लिखा हुआ मिलेगा, सेम ही है। ठीक है, चार्ल्स कुरियन। अगला पॉइंट डालेंगे राज्य का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, राज्य का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, डैश करके लिखेंगे उज्जैन, डैश करके लिखेंगे उज्जैन। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, जंक्शन कहां पर है? कौन सा जंक्शन है ये? सबसे बड़ा जंक्शन है मध्य प्रदेश का, ये है इटारसी,
इटारसी जंक्शन। और इटारसी जंक्शन किस राज्य में, सॉरी किस जिले में है? ये है होशंगाबाद में, होशंगाबाद। होशंगाबाद जो कि स्वयं एक संभाग है और मतलब संभाग का मुख्यालय है। और किस नाम से है ये संभाग? नर्मदापुरम। ठीक है, तो सबसे बड़ा जंक्शन है इटारसी में। अगला पॉइंट डालेंगे, राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा। राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा, डैश करके लिखेंगे, महाराजपुर, सॉरी महाराजपुरा। एकमात्र सैनिक अड्डा कहां पर है? महाराजपुरा। और महाराजपुरा कहां पर है? मुरार, ग्वालियर में, मुरार, ग्वालियर। अगला पॉइंट डालेंगे, राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, डैश करके लिखेंगे गोंड, डैश करके लिखेंगे गोंड। अब गोंड के बाद आप लगाएंगे एक ब्रैकेट और ब्रैकेट में लिखेंगे एक समूह के रूप में, एक समूह के रूप में। देखिए एग्जाम में दो तरह का सवाल पूछता है जनजाति को लेकर के, फिर एक समूह के रूप में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब आपको आंसर देना है गोंड। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब आपको आंसर देना है भील। आगे समझ में, एक समूह के रूप में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और ओवरऑल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। चलिए ये 10 हो गए। अब 10 जो फैक्ट है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और नदियों के चैप्टर के बाद, नदियों के चैप्टर खत्म होने के बाद आपका होगा टेस्ट। टेस्ट के लिए रहिए तैयार, क्योंकि देख रहे हैं आप लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एमपी में। जहां पे भी एमपी आएगा, एमपी सब्जेक्ट जिस जिस एग्जाम में आ गया एमपी के, लगातार नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।